जुरासिक पार्क, जुरासिक वर्ल्ड, डरे हुए लोग, उड़ते हुए और यहाँ वहाँ भागते हुए बड़े बड़े जानवर। आपके दिमाग में भी मूवी की तरह ये सीन चलने लगे ना? जुरासिक पार्क आई थिंक बहुत ही फेमस नाम है और हर कोई इस बारे में जानता ही होगा। जुरासिक पार्क एक बहुत ही फेमस मूवी है जो डायनासोर्स पर बनाई गई थी। इस मूवी में ह्यूमन का डायनासोर्स से सामना बताया गया था, लेकिन आप भी जानते हैं कि असल में ह्यूमंस और डायनासोर्स एक टाइम पर एग्जिस्टेंस में थे ही नहीं। इस मूवी का नाम भी जुरासिक पार्क बिना सोचे समझे नहीं रखा गया था, बल्कि इसका एक रीजन था। हमने अब तक पढ़ा कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी और उसके बाद भी करोड़ों सालों तक यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि यहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और लैंड लाइफ को पालने के लिए सूटेबल नहीं थे। आज से करीब 252 से 65 मिलियन ईयर्स के बीच में टाइम को मिडिल लाइफ या मेसोजोइक एरा के नाम से जाना जाता है और इसी मेसोजोइक एरा को अच्छे से स्टडी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रिटेशियस पीरियड। ट्रायसिक पीरियड वो टाइम था जब लाइफ समुद्र से निकलकर धीरे धीरे लैंड पर आना शुरू हुई थी। हमने आपको बताया था कि लाइफ सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में शुरू हुई थी और जैसे जैसे अर्थ पर लिविंग कंडीशंस चेंज होती गईं, वैसे वैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो नष्ट हो गए, वहीं कुछ ने अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही अर्थ पर आने वाली सभी लाइफ का बेसिस बने। जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बढ़ने लगा, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खुद को इस कंडीशन में सरवाइव करने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते गए और छोटे छोटे कीड़ों और सी क्रिएचर्स बन गए। सी क्रिएचर्स बनने के बाद भी उनकी लाइफ आसान नहीं थी, क्योंकि अर्थ पर अब भी कभी वॉल्केनिक इरप्शंस, कभी एस्टेरॉइड अटैक तो कभी एसिड रेन होती रहती थी, जिसकी वजह से लिविंग कंडीशंस काफी चेंज हो जाती थी। करोड़ों साल बीतते गए और इन सी क्रिएचर्स को भी अपने आप में चेंजेस करने पड़े ताकि ये जिंदा रह सकें। यही सी क्रिएचर्स करोड़ों सालों में अलग अलग तरह से इवॉल्व हुए और एक दूसरे से काफी अलग हो गए। लेकिन अब ट्रायसिक पीरियड से शुरू होने से पहले तक ये सिर्फ पानी में रहा करते थे। अब अर्थ पर पेड़ पौधे उगने लगे और वहाँ थोड़ी स्टेबिलिटी आने लगी, तो यही सी क्रिएचर्स सी से निकलकर जमीन पर रहने लगे। अब इनके सामने खुद को जमीन पर रहने के हिसाब से ढालने का चैलेंज था। ट्रायसिक पीरियड में इसीलिए रेप्टाइल्स देखे गए जो अक्सर जमीन पर घूमा करते थे। जब ट्रायसिक पीरियड खत्म हो रहा था, तब डायनासोर्स एग्जिस्टेंस में आने लगे थे। लेकिन जुरासिक पीरियड वो टाइम था जब डायनासोर्स एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में अर्थ पर रहने लगे। यानी जुरासिक पीरियड में अर्थ पर हर तरफ बस डायनासोर्स का ही राज था। ये किसी एक तरह के नहीं थे, बल्कि इनमें भी जगह और क्लाइमेट के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए थे। उस टाइम पर पेड़ों की हाइट काफी ज्यादा होती थी, करीब 80 से 100 फीट लंबी। इस वजह से डायनासोर्स को पत्ते खाने के लिए काफी ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता था। जो डायनासोर्स इन पेड़ों के पत्ते खाते थे, उनकी गर्दन वक्त के साथ इतनी लंबी हो गई थी कि वो पेड़ की हाइट तक पहुंच सके। कई एरियाज में डायनासोर्स के खाने के लिए पत्ते नहीं, बल्कि दूसरे जानवर हुआ करते थे। इसी वजह से वो मीट ईटर बन गए, यानी वो जानवरों का शिकार करके उन्हें खाने लगे। जो डायनासोर्स शिकार करके सरवाइव करते थे, उन्हें अपने शिकार को पकड़ने के लिए फुर्तीला होना पड़ता था, ताकि वो उसके पीछे तेज दौड़ सकें। इसीलिए ये डायनासोर्स साइज में बाकी डायनासोर्स से छोटे और तेज होते थे। कई डायनासोर्स हवा में भी उड़ सकते थे और इसी तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते थे। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से इवॉल्व हुआ था कि ये अपने आसपास की कंडीशन में जिंदा रह सकते थे। जहाँ प्लांट्स ज्यादा थे, वहाँ के डायनासोर्स सिर्फ पत्ते और पेड़ पौधे ही खाते थे। जहाँ जानवर हुआ करते थे, वहाँ के डायनासोर्स शिकार करने लगे थे और जहाँ उन्हें उड़ने की जरूरत पड़ती थी, वहाँ के डायनासोर्स के विंग्स डेवलप हो चुके थे। इसी वजह से ये सभी डायनासोर्स आपस में शेप, साइज और फीचर्स में एक दूसरे से अलग थे। अगर आप गूगल पर कभी डायनासोर वर्ल्ड या ओरिजिन सर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असल में इस वर्ड का मीनिंग होता है टेरिबल लिजार्ड्स।
वही लिजर्ड्स या छिपकली जो हमारे यहाँ दीवार पर चलती हैं। डायनासोर्स को भी इस तरह की खतरनाक लिजर्ड कहा जाता था। अगर आपने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो अब दीजिए और गूगल से डायनासोर और लिजर्ड दोनों के स्केलेटन यानी हड्डी के ढांचे की फोटो निकालिए और दोनों को एक बार कंपेयर कीजिए। दोनों को कंपेयर करने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि डायनासोर का स्केलेटन काफी हद तक लिजर्ड से मिलता जुलता ही है। बस डिफरेंस ये है कि डायनासोर लिजर्ड से साइज में काफी बड़ा था और इसके आगे के 2 पैर बाकी के 2 पैरों से काफी छोटे थे। इस बात को आप इवोल्यूशन के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज हम जिस छिपकली को देखते हैं उसे एक प्लेन दीवार पर चलना रहता है जिसमें वो अपने चारों पैरों का यूज करके जल्दी से चल सकती है, लेकिन डायनासोर को जमीन पर रहना पड़ता था और उन्हें यहाँ की जरूरतों के हिसाब से अपने हाथ पैरों को यूज करना पड़ता था। तेज दौड़ने के लिए उन्हें लंबे पैरों की जरूरत थी और शिकार को पकड़ने के लिए मजबूत हाथों की। इसीलिए उनके सामने के 2 पैर पीछे के 2 पैरों के कंपैरिजन में काफी छोटे थे, जो उन्हें 2 पैरों पर आसानी से दौड़ने में मदद करते थे। इसी वजह से डायनासोर्स जंप भी कर सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंगारूज करते हैं। हालांकि हर डायनासोर के साथ ऐसा नहीं था कि उनके पैरों के साइज में इतना अंतर हो। कई ऐसे डायनासोर्स भी थे जिन्हें तेज दौड़ने की या पेड़ से पत्ते तोड़ने की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए इनके सभी पैर एक साइज के होते थे। वहीं वो डायनासोर्स जो हवा में उड़ते थे, उनकी बॉडी बाकी डायनासोर्स के कंपैरिजन में छोटी और हल्की थी ताकि वो आसानी से हवा में उड़ सकें। डायनासोर्स ने लाखों करोड़ों सालों तक अर्थ पर अपना डोमिनेशन बरकरार रखा था। डायनासोर्स इतने खतरनाक हो चुके थे कि वो किसी और जानवर या स्पीशीज को बढ़ने ही नहीं देते थे। हर तरफ बस डायनासोर्स ही डायनासोर्स थे। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स का असली आतंक शुरू हुआ था, इसीलिए डायनासोर्स पर बनाई गई मूवी के नाम में हमें जुरासिक वर्ल्ड देखने को मिलता है। ट्रायसिस पीरियड में अर्थ पर लैंड का किसी भी तरह का डिवीजन नहीं हुआ था। यहाँ सिर्फ लैंड का एक ही टुकड़ा था जिसे पंजिया कहा जाता था, लेकिन जुरासिक पीरियड में पंजिया 2 टुकड़ों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। इसी पीरियड में पहली बार उड़ने वाले स्पीशीज इवॉल्व हुए थे। इससे पहले जितने भी जानवर अर्थ पर थे वो या तो पानी में रहते थे या फिर जमीन पर, लेकिन जुरासिक पीरियड में कई स्पीशीज इवॉल्व होकर उड़ने भी लगे थे। जुरासिक पीरियड के बाद आया क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और सी लेवल बढ़ रहा था। इस पीरियड में कई रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ने लगा था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे थे और सी लेवल बढ़ रहा था। इस पीरियड में रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स का एवोल्यूशन हुआ था। क्रिटेशियस पीरियड में पंजिया, जो अब तक 2 टुकड़ों में बट चुका था, वो अब कई टुकड़ों में बटने लगा था, जिसे आज हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। हालांकि उस समय पर इन कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन आज से काफी अलग थी। क्रिटेशियस पीरियड के खत्म होते ही गोंडवाना पार्ट भी पूरी तरह ब्रेक हो चुका था। साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसी पीरियड में अफ्रीका से अलग हुए थे। क्रिटेशियस पीरियड भी वही पीरियड था जिसे एंड में डायनासोर्स भी एक्सटिंक्ट हो गए, यानी पूरी तरह खत्म हो गए। लेकिन हम सभी के मन में ये सवाल हमेशा से रहा कि ऐसा कैसे हुआ। वो डायनासोर्स जो किसी समय में पूरी अर्थ पर राज कर रहे थे, वो अचानक से विलुप्त कैसे हो गए? आपका भी यही सवाल है ना? साइंटिस्ट्स की गई रिसर्च में ये पता चला कि क्रिटेशियस पीरियड और डायनासोर्स का एंड एक एस्ट्रॉइड यानी स्पेस में रहने वाले कोई उपग्रह या छोटे तारे की वजह से हुआ था। ये एस्ट्रॉइड करीब 10 से 15 किलोमीटर लंबा रहा होगा और ये इतनी तेजी से अर्थ से टकराया था कि इसकी वजह से 100 एटम बॉम्ब जितनी एनर्जी निकली थी। इस एस्ट्रॉइड के अर्थ से टकराने से अर्थ पर 80% वेजिटेशन और एनिमल स्पीशीज खत्म हो गईं। हालत कुछ ऐसी थी मानो पूरी धरती आग की लिपटों में सिमट गई हो। जंगल जल रहे थे, एनिमल्स अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे। आसपास बस आग और काला धुआं था। आग से निकलने वाली स्मोक इतनी गहरी थी कि इसने अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह खुद में समेट लिया था।
इस धुएं की वजह से अर्थ की हवा में पॉल्यूशन फैल चुका था। ये लेयर इतनी मोटी थी कि इससे सनलाइट तक अंदर नहीं आ पा रही थी। पूरी अर्थ पर धुआं, अंधेरा और आग थी। एस्टेरॉइड की वजह से अर्थ के अंदर दब चुके कई वोल्केनोज भी फिर से एक्टिव हो चुके थे और इनका लावा एक बार फिर अर्थ पर फैलने लगा था। ये सब कई सालों तक चलता रहा। वक्त के साथ धीरे धीरे अर्थ पर धुएं की चादर कम होने लगी और सिचुएशन वापस नॉर्मल होने लगी। लेकिन इस एस्टेरॉइड के असर से डायनासोर्स की स्पीसीज अर्थ से साफ हो चुकी थी। डायनासोर्स इतने बड़े थे कि वो एस्टेरॉइड के इम्पैक्ट से बचने के लिए कहीं छुप भी नहीं पाए। और तो और जो डायनासोर्स किसी तरह अपनी जान बचा पाए थे, वो एस्टेरॉइड से टकराने के बाद अर्थ की कंडीशन में खुद को जिंदा नहीं रख पाए, क्योंकि अब उनके लिए धरती पर ना तो खाना बचा था और ना ही सूटेबल इन्वायरमेंट। इसी वजह से डायनासोर्स विलुप्त होते चले गए थे। क्या आपने भी अपने बुजुर्गों को ये कहते सुना है कि इंसान सबसे पहले एक बंदर था? जरूर सुना होगा। हमने जब भी इस बात को सुना, इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सचमुच कोई बंदर इंसान बन सकता है? और अगर ऐसा है तो आज हम जिन बंदरों को देखते हैं वो इंसान क्यों नहीं बन रहे? क्यों आज की दुनिया में बंदर और उनकी कई अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं? आपका भी यही सवाल है ना? आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको इस एपिसोड में बताएंगे। एस्टेरॉइड की वजह से एक तरफ जहां डायनासोर्स मरते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ जानवर ऐसे थे जिन्होंने बिगड़ते हालात को देखते हुए अर्थ और समुद्र के अंदर अपना ठिकाना ढूंढ लिया था ताकि वो इस पॉल्यूशन और स्मोक से बच सकें। ये वही जानवर थे जो एस्टेरॉइड के टकराने के बाद भी अर्थ पर लाइफ को आगे बढ़ाते रहे। उस एस्टेरॉइड के अर्थ से टकराने के बाद 5% जीव इस धरती पर जिंदा रह गए थे, लेकिन उनका इस कंडीशन में सरवाइव करना किसी चुनौती से कम नहीं था। तेज गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वो जमीन के अंदर रहने लगे और जो उन्हें मिलता था वो खाने लगे। जब अर्थ वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आने लगी, तब इन जीव में अलग अलग तरह की एडेप्टेशन देखी जाने लगी। कहीं अगर ज्यादा सर्दी थी तो वहाँ के जीव जंतु उस हिसाब से अपने आप को ढालने लगे। कहीं अगर टेम्परेचर ज्यादा था तो वहाँ उस हिसाब से एडेप्टेशन होने लगा। हमने शुरुआत में एक एपिसोड में आपको लाइफ की शुरुआत के बारे में बताया था, जिसमें आपने जाना था कि लाइफ की शुरुआत माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई थी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले समुद्र में पैदा हुए थे और समय के साथ यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते हुए अलग अलग स्पीसीज में बदलते गए। लेकिन यहाँ हमें स्पेशली ह्यूमन इवैल्यूएशन की बात करनी है। ह्यूमन का इवैल्यूएशन बंदर से हुआ, ये बात हम सभी ने सुनी है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच नहीं है। हम एक्चुअल में बंदर से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि बंदर और इंसान एक कॉमन स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं। जब एस्टेरॉइड धरती से टकराया था तब डायनासोर्स तो जिंदा बच पाए थे, लेकिन जो बाकी जीव थे उन्हें मैमेल्स कहा जाता था। वो अपने छोटे साइज की वजह से जमीन, केव्स और पानी में छुप गए थे ताकि वो धरती पर मची तबाही से खुद को बचा सके। डायनासोर्स का साइज काफी बड़ा था, इसलिए वो कहीं छुप नहीं सकते। साथ ही उनके बड़े शरीर को जिंदा रहने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत थी, जो उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में डायनासोर्स तो धरती से पूरी तरह खत्म हो गए, लेकिन मैमेल्स ने किसी तरह खुद को जिंदा रखा। समय के साथ साथ जब अर्थ की कंडीशन ठीक होने लगी, यहाँ फिर से पेड़ पौधे उगने लगे, तो मैमेल्स अर्थ की सरफेस पर लौटने लगे। मैमेल्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो बच्चों को जन्म देते हैं और जिनमें फीमेल्स बच्चों को अपना दूध पिलाकर बड़ा करती हैं, जैसे काउ, हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमंस एक्सेट्रा। उस टाइम पर जो मैमेल्स थे वो बहुत छोटे थे और दिखने में बिल्कुल एक चूहे की तरह लगते थे। ध्यान दीजिए, यही मैमेल्स आगे चलकर उस स्पीसीज में बदलने वाले थे जिनसे इंसान, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला और बाकी जानवर बने। इस एस्टेरॉइड की तबाही के बाद कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी बच गए थे, जिनसे हमें आज अलग अलग तरह के बर्ड्स मिलते हैं। जब ये मैमेल्स दोबारा से जमीन पर रहने लगे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से इनके रहन सहन, खाने पीने में कई तरह के बदलाव आए। धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया और ये जगह के हिसाब से अलग अलग स्पीसीज में बदलते गए। इन्हीं में से एक स्पीसीज थी ग्रेट एप्स की। ये एप्स वैसे नहीं थे जैसे आप सोच रहे हैं।
हम आज तक ये मानते आए हैं कि शायद इंसान पहले बिल्कुल बंदर जैसा रहा होगा, लेकिन नहीं, ये एप्स इंसान और बंदर दोनों की ही तरह दिखते थे। ये पहले 4 पैरों पर चला करते थे, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से इन्हें पेड़ पर रहने में मुश्किल होती थी, इसलिए समय के साथ ये जमीन पर चलने लगे। अगर आप आज एक चिंपैंजी और इंसान को कंपेयर करेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में आपको कुछ विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा। चिंपैंजी के फेस में उसका जो जबड़े वाला हिस्सा होता है वो काफी बड़ा होता है, वहीं उसका जो स्कल होता है यानी खोपड़ी वो काफी छोटी होती है। इसी के अपोजिट अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान का स्कल बड़ा और जबड़ा छोटा होता है। ये डिफरेंस उसी समय से शुरू हुआ जब ग्रेट एप्स यानी हमारे पूर्वजों का रहने का तरीका बदलने लगा। कुछ 40 लाख साल पहले अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल नजर आई, जिसकी वजह से अफ्रीका के कुछ इलाकों में एक नई माउंटेन रेंज इवॉल्व हुई, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस माउंटेन रेंज की वजह से उस एरिया में मॉनसून में फर्क नजर आया। इस माउंटेन रेंज के बनने से पहले अफ्रीका में हरे भरे जंगल हुआ करते थे, वहाँ अच्छी खासी बारिश भी होती थी। यहाँ की फेवरेबल कंडीशन की वजह से अफ्रीका के यही जंगल द ग्रेट एप्स का घर हुआ करते थे। इन्हीं एप्स को पियरोलेपिथेसिस या पियरोला भी कहा जाता है, जिनसे हम इंसानों और बाकी एप्स की शुरुआत हुई थी। अपने हिसाब से क्लाइमेट चेंजेस को अडॉप्ट करते हुए इन एप्स ने अपनी फैमिली बढ़ाई, जिससे एप्स अलग अलग ब्रीड्स में बदलते गए, यानी कुछ चिंपैंजी बन गए तो कुछ गोरिल्ला के नाम से जाने गए, वहीं कुछ अपग्रेड होकर इंसान में बदल गए। अफ्रीका में माउंटेन रेंज के इवोल्यूशन की वजह से जो एरियाज अब तक जंगलों से ढके हुए थे, वहां अब रेनफॉल कम होने लगी थी, जिसकी वजह से जंगल सूखने लगे और इन स्पीशीज को खाने की तलाश में पेड़ के नीचे आना पड़ा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले हम ह्यूमंस की कई ब्रीड्स हुआ करती थीं, जिसमें से इंसान, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है, वही जिंदा बच पाए। जब हमारे पूर्वज जमीन पर खाने की खोज में इधर से उधर भटक रहे थे, तब उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग कर 2 पत्थरों को एक दूसरे से रगड़कर आग की डिस्कवरी की। इस समय में ये स्पीशीज जमीन पर अपने 2 पैरों पर चलने लगे थे, ताकि इनके 2 पैर शिकार को पकड़ने में यूज किए जा सके। इन स्पीशीज में धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी भी डेवलप होने लगी थी, जो इन्हें सीधे खड़े होने में हेल्प करती थी। साथ ही सीधे चलने की वजह से ये दूर तक देख पाते थे। आग की डिस्कवरी और टूल्स बनाना सीखने के बाद इन स्पीशीज की लाइफ और भी आसान हो चुकी थी। अब ये आसानी से शिकार कर सकते थे, जानवरों को नुकीले पत्थरों की मदद से काट सकते थे और उन्हें आग पर पका सकते थे। पका हुआ मांस चबाना इनके लिए कच्चा मांस चबाने से आसान था, इसी वजह से इनके दांत भी बदलने लगे। कच्चा मांस चबाने के लिए इन्हें नुकीले दांत की जरूरत होती थी, इसलिए पहले इनके दांत किसी मांस खाने वाले जानवर की तरह नुकीले और लंबे थे। लेकिन जब इन्होंने पका हुआ मांस खाना शुरू किया तो वक्त के साथ इनके दांत छोटे और कम नुकीले होते गए, साथ ही जबड़ा छोटा और दिमाग का साइज बढ़ता गया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाली इस स्पीशीज को साइंटिस्ट ने होमो हैबिल्स का नाम दिया। समय के साथ इन स्पीशीज का दिमाग और भी ज्यादा डेवलप होता गया और अपने आविष्कारों का सही उपयोग करने और एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इन्होंने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। ये लोग एक ग्रुप में अपनी जिंदगी जीने लगे। एनवायरमेंटल कंडीशन बदलने की वजह से इनमें से कई लोग अफ्रीका से निकलकर अलग अलग जगह जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। होमो इरेक्टस उस ग्रुप का नाम था जो सबसे पहले अफ्रीका छोड़कर एशिया और यूरोप के इलाकों में पहुंचे थे। यहीं से उन्होंने पूरी दुनिया में फैलना शुरू कर दिया। दूसरे कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट करना इस स्पीशीज में कई चेंजेस लेकर आया। अलग अलग एरियाज और वहां के सराउंडिंग के अकॉर्डिंग इनकी अपीयरेंस, इनका रंग रूप, रहन सहन सब कुछ बदलता रहा। जो स्पीशीज ठंडे इलाके में रहती थी उनका रंग गोरा होने लगा, क्योंकि उनकी स्किन में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता था। मेलानिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी स्किन और बालों में प्रोड्यूस होता है। जब भी हम तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारी स्किन मेलानिन बनाती है,
जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसी मेलानिन की वजह से हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, जिसे हम टैनिंग कहते हैं। अगर धूप में निकलने पर हमें टैनिंग नहीं होगी तो हमारी स्किन जल जाएगी, इसलिए टैनिंग होना बहुत जरूरी है। यही हमें यूवी रेज से बचाती है। आपने ये बात नोटिस भी किया होगा कि अफ्रीका जैसी गर्म जगहों पर रहने वाले लोगों का स्किन कलर हमेशा डार्क होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी स्किन में सनलाइट से प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी एक तरह का अडेप्शन ही है। बस इसी तरह ये स्पीसीज अलग अलग एरियाज में फैलती गईं और अपनी कॉलोनीज बनाती गईं। कुछ लोगों से एक फैमिली बनी, फिर उनके बच्चे हुए, उन्होंने अडेप्शन जारी रखा और ऐसे ही होमो सेपियंस बने, जिन्हें आज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीसीज माना जाता है। जिस तरह एक समय पर पूरी दुनिया में डायनासोर्स का राज था, उसी तरह आज के समय में पूरी दुनिया पर ह्यूमंस का राज है। आज दुनिया में करोड़ों अलग अलग स्पीसीज मौजूद है, लेकिन हर जगह सिर्फ इंसान का ही तो डोमिनेंस है। खैर, जिस तरह से आज का इंसान आगे बढ़ रहा है, वो दिन भी दूर नहीं जब वो अर्थ को पूरी तरह नष्ट कर देगा। लेकिन हम तो यही होप करते हैं और हमेशा यही कोशिश भी करते हैं कि हम अपनी अर्थ का हमेशा ध्यान रखें और इसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स और इस प्रीशियस लाइफ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहें। हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है हिंदुइज्म। ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें यूनिवर्स के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक हर एक बात को टेक्स्ट में लिखा गया है। ये टेक्स्ट आज के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें ऋषि मुनियों ने लिखा था। हिंदुइज्म में यूनिवर्स का क्रिएटर लॉर्ड ब्रह्मा को माना जाता है। जिस तरह साइंस ये कहता है कि यूनिवर्स के बनने से पहले कुछ भी नहीं था, उसी तरह हमारे रिलीजन्स भी यही कहते हैं कि यूनिवर्स से पहले कुछ नहीं था। हिंदुइज्म में बताया गया है कि लॉर्ड विष्णु, जिन्हें इस पूरी सृष्टि का प्रिजर्वर माना जाता है, उनकी नेवल यानी नाभि से एक स्टेम निकलती थी। स्टेम का मतलब पेड़ या पौधों की एक डाली। इस स्टेम को यूनिवर्स की शुरुआत माना जाता है। इस स्टेम से ही एक कमल निकलता था, जिसके बीचों बीच ब्रह्मा जी का निवास है। ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का क्रिएटर बताया गया है और उन्होंने ही इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण किया है। जब ब्रह्मा जी ने यूनिवर्स बनाया तो उसमें टाइम, स्पेस और एनर्जी बनी। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा के अलावा लॉर्ड शिवा को भी यूनिवर्स में इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सृष्टि का अंत लॉर्ड शिवा के हाथों होगा, यानी उन्हें यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर माना गया है। कहने को हम यहाँ सृष्टि को यूनिवर्स कह रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला था, उससे असल में मल्टीवर्स का क्रिएशन हुआ था। मल्टीवर्स का मतलब है जिसमें बहुत सारे यानी लाखों करोड़ों यूनिवर्स हों। हिंदू टेक्स्ट में बताया गया है कि ये सभी यूनिवर्स बनते और खत्म होते रहते हैं, और जिस यूनिवर्स में अभी हम हैं वो एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसकी एक फिक्स्ड लाइफ है। वैसे तो इन टेक्स्ट में ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल बताई गई है और ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते ही उनका बनाया हुआ यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये 100 साल हमारे 100 साल जितने छोटे नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मा जी के 100 सालों का मतलब है करोड़ों साल। हिंदुइज्म में सृष्टि के समय को 4 युगों में या 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसके नाम है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जो 43,20,000 साल लंबा होगा। और ऐसा कहा जाता है कि कलयुग इन चारों युगों में सबसे छोटा युग है, जो करीब 4.32 लाख साल लंबा है। वैसे तो सभी का यही मानना है कि आज का जो समय है वो कलयुग है, और इस युग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि उसे खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इसके बाद पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। कलयुग के खत्म होने के बाद धरती को रिकवर करने में लाखों सालों का समय लगेगा और एक बार फिर से युगों की साइकिल शुरू होगी, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग दोबारा आएंगे और इसी तरह से साइकिल चलती रहेगी। ये युग असल में कितने लंबे होंगे ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन युगों का रेशो इंडियन टेक्स्ट में बताया गया है,
जिसमें कहा गया है कि हर युग अपने वाले युग से 1/4 गुना छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर सतयुग 1000 सालों का है तो त्रेता युग 750 साल का होगा, द्वापर युग 500 साल का और कलयुग सिर्फ 250 साल का। जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उन्हें इन चारों युगों के बारे में पता भी होगा। हर एक युग की अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन कलयुग की इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस युग में यूनिवर्स के प्रिजर्वर भगवान विष्णु का 10th और फाइनल अवतार दुनिया में जन्म लेगा। कई लोगों का कहना है कि कल की अवतार ऑलरेडी आ चुका है, वहीं कई लोग मानते हैं कि अभी कल की अवतार का आना बाकी है। अब अगर हम हिंदुइज्म से हटकर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करें तो हमें इन दोनों रिलीजन में काफी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं। क्रिश्चियंस की होली बुक बाइबल और मुस्लिम्स की होली बुक कुरान, दोनों में ही यूनिवर्स के क्रिएशन को एक ही तरह से बताया गया है। इन दोनों रिलीजन्स के हिसाब से गॉड यानी भगवान ने सबसे पहले हेवन और अर्थ को 7 दिनों में बनाकर तैयार किया। फिर यहाँ पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, जानवर और इसके बाद दुनिया में पहला इंसान बनाया गया जिसका नाम था एडम। आपने शायद ये नाम पहले भी सुना होगा। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में माना जाता है कि अर्थ पर इंसान की शुरुआत एडम से ही हुई और हम सब एडम के ही वंशज हैं। एडम से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी इन दोनों होली बुक्स में लिखा हुआ है। जब गॉड ने एडम को बनाया तो उन्होंने उनके साथ एक फीमेल कंपेनियन को भी बनाया था जिसका नाम था ईव। हम एडम को फर्स्ट मैन और ईव को फर्स्ट वुमेन कह सकते हैं। और इन बुक्स में यह भी लिखा गया है कि ह्यूमंस को अर्थ की डस्ट से क्रिएट किया गया था। इसलिए क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में डेथ के बाद बॉडी को दफनाया जाता है, यानी हम जहां से आए थे हमें उसी में मिला दिया जाता है। एडम और ईव को शुरुआत से ही हर जगह घूमने की परमिशन दी गई थी। उन्हें गॉड ने इस दुनिया को बसाने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें गार्डन ऑफ ईडन के एक फ्रूट को खाने से स्ट्रिक्टली मना किया गया था। इस फ्रूट को खाना इसलिए मना था क्योंकि इसमें गॉड और ईविल का नॉलेज था। एक दिन एक सरपेंट यानी सांप ने ईव को इस फ्रूट को खाने के लिए उकसाया, तो जैसे ही एडम और ईव ने इस फ्रूट को खाया उन्हें अच्छे बुरे का नॉलेज हो गया। उनके अंदर गिल्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर तरह की फीलिंग्स आ गईं। अब तक तो एडम और ईव अर्थ पर बिना कपड़ों के घूम रहे थे, लेकिन फ्रूट को खाने के बाद उन्हें शर्म आने लगी और उन्होंने बॉडी को पत्तों से ढक लिया। जब गॉड को इस बात का पता चला तो उन्होंने सजा के तौर पर एडम और ईव को गार्डन ऑफ एडन से बाहर कर दिया और उन्हें अर्थ पर बिना किसी सुख सुविधा के रहने को कहा। बाइबल में ऐसा भी कहा जाता है कि उस फ्रूट को खाना मैनकाइंड का सबसे बड़ा पाप था, जबकि कुरान के हिसाब से देखें तो इसे एडम का सिन माना गया है, पूरे मैनकाइंड का नहीं। इन तीनों रिलीजन की तरह ही बाकी रिलीजन्स में भी यूनिवर्स के क्रिएशन को लेकर कई बातें लिखी गई हैं और जो लोग जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो अपनी होली बुक के हिसाब से ही अपनी जिंदगी जीते हैं। यहाँ तक हमने अर्थ की शुरुआत और उसका इवोल्यूशन तो देख लिया, लेकिन इस शो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अभी बाकी है। इंसान ने जहाँ से शुरुआत की थी आज हम वहां से बहुत दूर निकल आए हैं, लेकिन अर्थ तो आज भी वही है और इसे हमें वैसे ही रखना चाहिए जैसी ये हमें दी गई थी। हमारी अर्थ आज जिस कंडीशन में है वो किसी से छुपी नहीं है। हर तरफ कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, पॉलिथीन, कटते जंगल, सूखी नदियां और हर जगह बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। आज आप जरा खुद सोचिए, क्या हमें ये धरती इसी हाल में मिली थी? इस शो का लास्ट एपिसोड अर्थ की और इंसान की इसी जर्नी पर है, जहां हम ये जानेंगे कि अब तक हमने अर्थ के लिए क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया।